चलिए, स्वागत है सभी का साध्य पेशे एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए सभी एक बार चेक करके बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं, और सभी को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए सभी जल्दी से सेशन के साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि सभी ने देख लिया होगा कि आज हम कल का जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, ठीक है, कल बीच में ही 2 बार क्लास बंक हो गया था तो क्वेश्चंस बचा था, तो ऐसे में हो जाएगा कि कुछ क्वेश्चंस हमने मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, तो बिल्कुल उसको हम देखने वाले हैं, तो जल्दी से सभी आ जाएंगे। हिंदी पेडागोजी की क्लास हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, हाँ चलिए सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और सभी एक बार चेक करके भी बताएंगे कि ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो कहाँ तक हुआ था, ये हो गया था। हो गया क्या? अरे एक मिनट ना, चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सभी। ठीक, हाँ चलिए गुड आफ्टरनून। वॉइस आ रही है ना मेरी? हाँ चलिए भाई स्टार्ट करें फिर क्लास। ठीक, तो कल आगे का कुछ क्वेश्चंस था जो छूट गया था, उसको आज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। हाँ, आप लोगों को एक बार और बता देती हूँ कि अभी महाबचत ऑफर चल रहा है 90% से। आप लोगों को 90% सिर्फ किसके लिए था, तो अभी नया साल था उसमें था। ठीक है, मैं आप लोगों को बताई थी कि हमारे जो संस्थान है उसका लास्ट क्या है, ऑफर है। तो बिल्कुल अब ऑफर को 70% कर दिया गया है, और जिन्होंने भी अभी तक कोर्स परचेस नहीं किए होंगे, चाहे वो सीजीपीएससी का हो चाहे वो सीजी व्यापम का हो, बिल्कुल आप सभी क्या कोर्स परचेस कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे साध्य पेशे एकेडमी का आप लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ से बिल्कुल आप जो भी कोर्स को लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को बाइलिंगुअल बैच, रिकॉर्डेड वीडियोस, ऑल डाउट्स क्लासेस, कोर्स वैलिडिटी 1 साल के साथ, ठीक, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ये सभी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चंस है आगे का क्वेश्चंस, बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि, ठीक है, लेखन कौशल से संबंधित है, जिसमें बच्चा अगर सीख रहा है, जैसे प्राथमिक स्तर में हम बच्चों को क्या करते हैं, लेखन विधि सिखाते हैं। ठीक है, तो देखना आप लोग बच्चे सबसे पहले कैसे करते, अगर वो स्कूल भी नहीं जा रहे थे लेकिन उनको पता रहता है कि उनको हाथ में पेन पकड़ा दो आप, तो कहीं ना कहीं वो आपको देख के क्या करते, अनुकरण करते हैं। हर चीज को अनुकरण से सीखेंगे, तो उनको पता है कि सामने वाला इससे क्या करता है, लिखता है, तो कहीं ना कहीं वो भी पेन को हालांकि ऐसे पकड़ेगा, और ये ऐसे ऐसे कुछ भी लाइन क्या खींचना वो क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर में अगर वो पेन पकड़ के लेखन स्टार्ट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ ज्ञान है, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसका प्रारंभिक क्या बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है। यह प्रारंभिक क्या बोला जाता है, जो अधिगम है। ठीक, प्रारंभिक मतलब वो लर्निंग करने की कुछ ना कुछ क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, मतलब लर्निंग की तरफ जा रही है, तो उसी को प्रारंभिक उनका क्या बोला जाता है, शिक्षा बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। ठीक है, तो बच्चे लिखने में गलतियां करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने की प्राकृतिक हिस्सा है। लिखने का ठीक से अभ्यास नहीं कराया जाता, शिक्षक बच्चों के कामों को ठीक से जांच नहीं करते हैं कि बच्चे लिखने में उदासीन होते, तो कभी भी हमको बच्चों को क्या करना है, दोष नहीं देना है। ठीक है, बच्चे को अगर आप दोष दे रहे हो तो वहाँ पे आपका वहीं पे आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कभी भी आप लोग पेडागोजी पढ़ते हो तो हमेशा अगर बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो जितनी भी गलती है वो सब आपकी किसकी होती है, विद्यालय की होती है, ना कि बच्चों की होती है। ठीक है, अब बच्चा ने यहाँ पे क्या किया, जो भी है ऐसे लिखा, अब क्या करता है वो, मतलब ये अनौपचारिक उनका क्या हो जाता है, शिक्षा होता है। मतलब जो भी है अनौपचारिक रूप से वो लिखना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो विद्यालय जाते हैं उनको प्रॉपर, सबसे पहले हम उनको विद्यालय में भी ये सारी चीजें पहले सिखाते हैं ना, सीरो रेखा ऐसे खींचना सिखाते हैं, आड़ी टेढ़ी लाइन जो भी है, फिर ऐसे गोला बनाना, ये सारी चीजें आप पहले सिखाओगे। डायरेक्ट आप उनको अनार क्या ऐसे बनाने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, पहले उनको कहीं ना कहीं आप लाइन ही सिखाते हो।
तो बच्चे क्या करते, एकदम से इसको नहीं सीख सकते, क्योंकि इसको प्रॉपर आपको ऐसे बनाना है ना भाई, तो प्रॉपर इसको नहीं सीख सकते, तो कहीं ना कहीं पहले इन लाइनों को क्या करेंगे, सीखेंगे। अब क्या करते हैं बच्चे भी गलतियां करते हैं, आप लोग खुद देखे होंगे कि वो आ भी लिखते हैं तो कई बच्चों का हमेशा ऐसा रहता है, आप लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा, ठीक है। कभी वो ट बना रहा है तो उसको वो ऐसे बना देता है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, अब देखिए बार बार हम उसको टोक भी नहीं सकते, लेकिन टोकना भी जरूरी है क्योंकि उनको सही करवाना है हमको, अक्षरों को, वर्णों को, ठीक। तो वहां पे अब आप लोग बताइए, अगर वो यहाँ पे ऐसी गलतियां कर रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सुधार करने चाहिए, सुधार के अवसर प्रदान करने चाहिए, ठीक है। टोकना नहीं चाहिए, क्लास से बाहर आप लोग नहीं निकाल सकते, निगेटिव हो जाते हैं ये सब, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, मतलब कहीं ना कहीं वो सीखने की कोशिश कर रहा है कि नहीं। भाई आप लोग बोलोगे एक दो बार कि बच्चा इसको ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, तो खुद ऑटोमेटिक एक से दो बार में क्या करता है, अपनी जो गलतियां है उसको सुधारने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। तो लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने की प्राकृतिक हिस्सा है, क्या ये सही होगा। ठीक से अभ्यास नहीं करते हैं तो बिल्कुल भी गलत होगा। शिक्षक बच्चों के कामों को ठीक से जांच नहीं करते, तो शिक्षक बच्चों के कामों को ठीक से जांच करते हैं, भाई कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। उनको भी पता है कि बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे नहीं कर रहे, और जहाँ पे सही मतलब चेक नहीं कर रहे हैं तो उनको कैसे पता चलेगा कि वो गलती कर रहे हैं करके, ठीक। बच्चे लिखने में उदासीन होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चे हमेशा कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, हमेशा सक्रिय होते हैं, उदासीन कभी वो नहीं हो सकते। तो लिखने की गलतियां बच्चों में सीखने की क्या होती है, एक प्राकृतिक हिस्सा होती है। बच्चा अगर कोई गलती कर रहा है तो कभी भी ये नहीं बोल सकते कि वो सीख नहीं सकता, हमेशा कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्योंकि सीखना मतलब क्या होता है, गलतियां करना ही होता है। हम कहीं ना कहीं जितने भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सीखते हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम प्रॉपर सीख गए थे क्या, सब चीज सही साथ, गलती किए हैं, सबसे हुआ है ये, ठीक। मतलब गलती करना क्या होता है, सीखना होता है। गलती मतलब क्या होता है, ये आ रही है वॉइस अब, हाँ आ गई भाई, वॉइस आ गई, ठीक है।
चलिए, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, मूल्यांकन का सही अर्थ हो सकता है क्या कि एनसीईआरटी जो है, एनईपी है, वो खुद बोलती है कि बच्चों को हमका क्या करना है, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन करना है। बिल्कुल कंटिन्यूस मतलब आपको याद रखना है सतत करना है। सतत बोलने का मतलब है, उन्होंने क्यों कहा सतत, क्योंकि जब तक हम सतत मूल्यांकन नहीं करेंगे हमको ये पता नहीं चलेगा कि बच्चों को कितनी कठिनाई आ रही है, क्या कमियां आ रही है। क्योंकि आप अगर हम क्या करते हैं, जैसे क्या होता है, योगात्मक होता है, ठीक है, एक योगात्मक होता है और एक रचनात्मक मूल्यांकन होता है। रचनात्मक में हम क्या करते हैं, जितने भी बच्चे हैं उनकी कमियों को हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं दूर करने की बात करते हैं। लेकिन योगात्मक में हम क्या देते हैं, ये लास्ट में करते हैं, सिर्फ ग्रेड वेट देने के लिए करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग बताइए कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, उनमें कमियां क्या है, ये पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। अगर रचनात्मक मूल्यांकन हम करते हैं तो प्रॉपर इसमें क्या चलती है, पता चलती है। इसी कारण तो खुद बोला जाता है, मतलब कहीं ना कहीं ये सतत मूल्यांकन का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है, कि बच्चों को हमको सतत मूल्यांकन करना है ताकि बिल्कुल हम उनकी कमियों को क्या कर सके, जान सके, ठीक है। आया समझ में। बच्चों के व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पूरा करना, विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते, मन में भय पैदा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं, समाज के समक्ष शिक्षा के स्तर को प्रदर्शित करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उनको कमियों को जानने के लिए हम बिल्कुल क्या करते हैं भाई, मूल्यांकन करते, ठीक है। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन है, थोड़े जल्दी जल्दी करते हैं। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है, चलिए बताइए, सोच समझ के आंसर देना है। किसमें बोला गया है, भाषा आकलन में बोला गया है। अगर आपको जानना है कि कोई बच्चा कैसा है, मतलब वो उनमें भाषा कौशल का मतलब विकास अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में आपको जानना है, तब आप कैसे मतलब किस तरीके से कहानी कहोगे, लिखवाओगे, उनको वर्णन करवाओगे कि श्रुत लेख, इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है और कौन से नहीं है, उसको आप लोगों को चुनना है, ठीक है। 3 जो है वो इसमें से सबसे बेस्ट है अगर आप उनके लैंग्वेज को जानना चाहते हो कि इसमें भाषा का कौशल कितना ज्यादा विकसित हो चुका है, और उसमें से एक क्या है, एकदम कम क्या है, प्रभावी होगा। अब बताइए इसमें से एक कौन सा प्रभावी होगा, मतलब कम प्रभावी होगा। चलिए, ए आ रहा है, डी भी आ रहा है, ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए, ए भी आ रहा है, किनका ए आ रहा है। अब देखिए, कहानी कहना कैसे नहीं होगा ये भाई, देखिए भाषा बोलना मतलब क्या, जहां पे आप अपने विचारों को प्रॉपर रूप से क्या कर पा रहे हो, रख पा रहे हो, मतलब वहां पे भाषा का उच्च क्या रहता है, आपका स्टेज रहता है कि बिल्कुल आप वहां पे भाषा मतलब आप में भाषा कौशल का क्या हो गया है, विकास हो चुका है, ठीक। तो कहानी कहलवा के उनको देखो कि बिल्कुल वो कहानी को प्रॉपर टाइप से बोल पा रहा है कि नहीं, तो बिल्कुल वहां पे आप चेक कर सकते हो कि इनमें भाषा विकास हुआ है कि नहीं। कहानी को लिख कर, कहानी को कहकर भी अपनी भावनाओं को क्या करेगा, वो एक्सप्रेस करेगा, ठीक। अभिव्यक्तात्मक कौशल इसको बोलते हैं, नहीं, कहानी को लिख करके भी वो क्या करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्या है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे तो किसके, लैंग्वेज के ही थ्रू तो करेंगे ना। घटना का कोई भी घटना है उसको आंखों देखा अगर वर्णन करने के लिए बोल रहा है तब भी वो बोल करके ही तो करेंगे, ठीक। तो ये भी क्या है, प्रभावी है। लेकिन देखिए श्रुत लेख मतलब क्या, सुन करके लिखना, और कोई भी अगर बोल रहा है उसको सुन करके लिख रहा है तो आप कैसे जानोगे कि उसमें भाषा का कितना विकास हुआ है करके, नहीं जान पाओगे ना भाई, क्योंकि प्रॉपर जो सामने वाला बोल रहा है उसी को आप सुन करके लिख रहे हो, तो ये जो है वो क्या हो जाता है, आपका एकदम कम प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। क्लियर है यार, कैसे आप लोग ये लगा रहे थे भाई। लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, भाषा के बारे में बात की गई है कि वो अच्छे से बोल पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो बोलने के लिए एक तो कहानी लिखने के लिए दो, कहानी कहने के लिए दो, और बिल्कुल उसको किसी घटना का वर्णन करने के लिए, उससे खुद आप जान जाओगे कि कितने वो कहानी को लिख पा रहा है, बता पा रहा है, वर्णन कर पा रहा है, ठीक। लेकिन सुन करके लिख रहा है तो ये क्या हो जाता है, आप वहां पे मूल्यांकन नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ सुन करके ही लिख रहा है, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर रहा है, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है मैम जी, आवाज कैसे नहीं आ रही है जी, क्या हो गया है। चलिए, आजकल बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू हो रहा है ना, बताइएगा आप लोग। हाँ चंद्रकिशोर जी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, वॉइस प्रॉपर आ रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगी जी, उसे ड वाले शब्दों को की सीडी सुनने के लिए देंगे, ड वाले शब्दों की सूची देंगे, ड वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, कि स्वयं ड वाले शब्दों को सहज भाव से उनके समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे, बिल्कुल
क्या रहेंगे, जैसे पेडागोजी होता है हमेशा उसमें जो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है हमेशा सहज। आप किसी भी चीज को अगर बालक को सहज रूप से सिखा रहे हो, सहज भाव से सिखा रहे हो, प्रस्तुत कर रहे हो, धैर्यपूर्वक सुन रहे हो, है ना, उनकी गलतियों को भी आप लोग धैर्यपूर्वक सुन रहे हो, तो उससे बेस्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता। पीछे पीछे दोहराने के लिए बोलोगे, मतलब यहाँ पे आप ड्रिल करवा रहे हो, ठीक है। ड वाले शब्दों की सूची दोगे, बिल्कुल भी नहीं। सीडी सुनने के लिए दोगे, नहीं। तो इसमें सबसे जो आपका प्रभावी आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे आप लोगों को आंसर लगाना है और बिल्कुल ठीक है। 70% यहाँ पे 90% वाला डल गया है, लेकिन 70% आप लोगों का भी ऑफर चल रहा है, तो बिल्कुल सभी कोर्सेस में 70% डिस्काउंट है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। जो भी कोर्स आप लोगों को परचेस करना है। मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है, चलिए बताइए। बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना, पास फेल के लिए आधार बनाना, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना, कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों या होशियार बच्चे को नाम देना। चलिए बताइए। तो ऐसे हमको अलग उनको करना ही नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना, ये सही होगा। पास फेल के लिए आधार बनाना, बिल्कुल भी नहीं होगा। बच्चों की गलतियों को रेखांकित करना, चलिए बताइए क्या होगा। सबसे प्रभावी बोला गया है, तो क्या लगा रहे हो, ठीक। डी भी आ रहा है कई लोगों का, अच्छा ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए हमको क्या करना है, अवसर प्रदान करना है। बिल्कुल बच्चों को अवसर देना है सीखने का, लेकिन जहाँ पे वो नहीं सीख पा रहा है, बिल्कुल हमको पर्याप्त उपचारात्मक क्या करना है, मूल्यांकन करना है, और बिल्कुल उनको उपचार करना है। उनकी कमियों को, उनकी कठिनाइयों को दूर करने की जो जिम्मा होती है वो एक टीचर की ही होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, कुछ मूल्यांकन संबंधित क्वेश्चन। बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। चलिए बताइए कि बच्चा अगर क्या कर रहा है, गलतियां कर रहा है भाषा संबंधी, तो आप क्या तर्क दोगे अपना। गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करती हैं। गलतियां तो गलतियां ही है, इसके लिए बच्चों को रोकना चाहिए। भाषा की समृद्धता के लिए शब्दकोश व व्याकरण के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाए, कि बच्चों की गलतियों पर ध्यान न देना भाषाई दृष्टि से कमजोर करना है। चलिए बताइए तो क्या होगा, बिल्कुल जहां पे भी अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, कोई गलती कर रहा है, या अ को वो ऐसे लिख रहा है, या कुछ भी मतलब गलती कर रहा है, तो बिल्कुल वो क्या कर रहा है, अब इसको मतलब जिंदगी भर तो ऐसे ही नहीं करेंगे, कभी ना कभी तो वो सुधारेंगे ही, ठीक। तो बिल्कुल वहां पे वो क्या कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। और गलतियां मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप कहीं ना कहीं किसी भी चीज को सीखने का क्या करती है, गलतियां हमको एक नया अवसर देती है। जैसे बोलते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा अनुभवी व्यक्ति होते हैं ना, देखिए जो ना जिंदगी से मतलब बहुत उतार चढ़ाव नहीं देखा होता, उनको ये भी चीज नहीं पता होता कि मतलब क्या होता है ना, जैसे कहीं पे भी आपको ठोकर मिला होगा, तो बिल्कुल आप उस चीज से मतलब एक्सपीरियंस हो जा रहते हो, अनुभव आपको हो जा रहा था कि मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा करके, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं वो गलती आपको फिर से करने के लिए देती है क्या, गलती अगर आप करते हो तो फिर से करने के लिए आपको सबक भी दिखाती है क्या, नहीं, बल्कि आप उस गलती को दोबारा ना करो इसके लिए दिखाती है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम यही लाइफ से भी रिलेटेड है और यही बच्चों से भी पढ़ने से भी रिलेटेड है, कि गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर हमको क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए सी नहीं होगा। मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है, बताना है आप लोगों को। उपचारात्मक शिक्षण करना, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना, सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। चलिए बताइए कौन सा नहीं है बोला गया, मतलब यहाँ पे क्या है, निगेटिव पूछा गया। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण तो ये तो हमारा बेस्ट है, क्योंकि हम बच्चों को उपचारात्मक क्या करेंगे, मूल्यांकन आकलन करते ही करते हैं। बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, मूल्यांकन के डर से बोला गया है, डर से उन लोगों को क्या करना, अध्ययन के लिए प्रेरित करवा। तो बच्चों को हमको डर, भेदभाव, मारना पीटना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना, तो बिल्कुल अच्छा ये रिपीट हो गया है क्या, कि अलग क्वेश्चन है, नहीं है बोला गया, अच्छा ये भी है। अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना ये बिल्कुल है, ये भी है। सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग ये भी है, लेकिन ये जो है वो नहीं है, ठीक। हाँ सॉरी, ये क्या था, निगेटिव था, नहीं है पूछा गया था, तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित नहीं है बोला गया, ठीक। निगेटिव है, मैं ही फिर निगेटिव में कंफ्यूज हो जाती हूँ, नहीं है, ठीक है। परिप्रेक्ष्य आकलन, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन की स्व आकलन। तो देखिए आकलन जो है वो मतलब
एक तो व्यक्तिगत रूप से आप क्या कर सकते हो, आकलन कर सकते हो, ठीक है, किसी भी मतलब बच्चे का हो चाहे किसी भी का हो, ठीक। सामूहिक आकलन भी बिल्कुल आप कर सकते हो, सभी को समूह में रख के, जैसे आप लोगों को वाइवा वगैरह भी पूछते थे नहीं, समूह में ला करके या एक एक करके। स्व आकलन भी आप कर सकते हो, मतलब बच्चों को आप खुद कुछ लिखने के लिए दे सकते हो और बिल्कुल उनका स्व आकलन करवा सकते हो। जैसे आप सभी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपना स्व आकलन कर रहे हो कि मुझसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है, ठीक है। लेकिन परिपेक्ष आकलन ये नहीं होता है, ठीक है, ये किसी घटना या वस्तु पर मतलब ऐसे कुछ नजर ऐसे घुमाना कुछ होता है। परिपेक्ष आकलन जो है वो आकलन का हिस्सा नहीं होता है। तो बिल्कुल ये चारों जो है वो क्या हो, सॉरी तीनों जो है सही हो जाएगा, ये ए जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक, मतलब यही आपका आंसर रहेगा। मूल्यांकन में क्या किया जाता है, बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा दी जाती है, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न किया जाता है कि इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या किया जाता है। तो देखिए सिर्फ बच्चों को हम लिखना सिखाएंगे क्या मूल्यांकन में, लिखना पढ़ना जो भी उनकी कमी है उनको हम सिखाएंगे। बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देंगे, सिर्फ लिखना और पर्यावरण संबंधी शिक्षा नहीं, बल्कि हमको ऐसे आंसर चूज करना है जो जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाए। बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न करना, ठीक है। अगर आप बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं तो उनकी सफलता की जिम्मा आपकी होती है कि आपको उनको कैसे सिखाना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का प्रयत्न ही क्या है, आकलन है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए बताइए भूल तो नहीं गए हैं, कितने पक्ष हैं। कल ये क्वेश्चन आया था, देखे भी होंगे सबके सब ऑनलाइन, भूल गए और बोलते हो मैम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बताओ ना, चलो बताओ मूल्यांकन के कितने पक्ष। मैं प्रकार नहीं पूछ रही हूँ, प्रकार सभी को पता है। एक क्या होता है, तीन प्रकार हम बोल सकते हैं, रचनात्मक होता है और क्या होता है बीच में जो होता है योगात्मक होता है, 2 से 3 होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन पक्ष कितने होते हैं, अब कितने पक्षों में रख करके बच्चों का मूल्यांकन करते हो, ठीक है। तो जितने भी हाँ कल क्लास देखे होंगे उन लोग बिल्कुल इसका आंसर सही कर सकते हो, ठीक है। मूल्यांकन आप कितने पक्षों को रख करके करते हो, 3 पक्षों को। कौन कौन सा, एक कौन सा पक्ष होता है आपका ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ठीक है। एक कौन सा पक्ष होता है आपका क्रियात्मक पक्ष को बच्चों को रखते हो। याद आ रहा है कुछ, ज्ञानात्मक मतलब उनमें कितना क्या है, ज्ञान है, ठीक। उसके बाद क्रियात्मक मतलब वो कितना एक्टिव रहता है, जैसे चीजों को चलिए कौन कौन सा है बताइए, एक और कौन सा है इसमें से, अब बताइए 3 याद आए। पहला कौन सा, ज्ञानात्मक पक्षों को उनका देखोगे, ठीक, पढ़ाई लिखाई कैसे है इनका, इसके आधार पर आप उनका मूल्यांकन करोगे। दूसरा आप उनका क्रियात्मक देखोगे, मतलब ये कितना क्रिएटिव चाइल्ड है, कितना करता है, जैसे खेल कूद ये सारी चीजें। और बताइए एक और क्या था, हाँ गुड आफ्टरनून, ज्ञानात्मक था, भावात्मक था, क्रियात्मक था। वेरी गुड प्रिया जी, बिल्कुल सही है। और एक कौन सा था, आप उनका क्या देखते हो, इमोशंस देखते हो, मतलब नेचर देखते हो कि नेचर वाइज वो कैसा है। कल ही बताई थी कि बिल्कुल हमको सिर्फ ज्ञान को ही देखकर प्रैक्टिकल नंबर नहीं दिया जाता, सारी चीजों को देखकर दिया जाता है। आप कॉलेज कितने आते हो, स्कूल कितने आते हो, आपका व्यवहार कैसा है दूसरे बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ, ही खेल कूद में आप कितना पार्टिसिपेट करते हो, कॉलेज या स्कूल के लिए आप कितना मतलब डेडिकेटेड रहते हो, तो ये सारी चीजों को देखेंगे ना भाई। तो सेम यही है, मूल्यांकन भी 3 पक्षों को ही रख करके क्या करते हो आप, बच्चों का करते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका भावात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक। हाँ चलिए गुड आफ्टरनून बीसू जी। भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, मात्र, तो ये तो ऐसे ही कटेगा। लिखित और मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से क्या होता है, भाषाई ज्ञान का क्या होता है, मूल्यांकन होता है, ठीक। तो एक तो बच्चों को हम अब क्या करके लिख करके बिल्कुल अपनी भावनाओं को, अपनी भाषा को एक्सप्रेस करेंगे, और मौखिक से भी क्या करेंगे बिल्कुल, मतलब लिखित और मौखिक दोनों के दोनों क्या है, एक तो बोल करके जी, ठीक है, बिल्कुल क्या करते हो, और एक तो क्या करके लिख करके आप अपनी भावनाओं को क्या करते हो, क्योंकि क्या है एक्सप्रेसिव, ठीक है, स्किल्स है, प्रोडक्टिव स्किल्स है, अभिव्यक्तात्मक स्किल्स है, कौन कौन सा, लिखित और मौखिक, ठीक। तो बिल्कुल इसका सही आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो वह, ये सब पूरा प्रीवियस ईयर है ना,
भाषा सीख रहा है और इसी में से आएंगे पूरब। आप लोगों को देखना क्वेश्चन सेम रहेंगे, बस आप लोगों को उलट पुलट करके बस देंगे। इसमें आप लोगों को ऑप्शंस को या तो चेंज कर देंगे, ऑप्शन या तो चेंज रहेंगे, क्वेश्चंस को आप लोगों को चेंज करेंगे, ऐसे टाइप से ही देते हैं। और सीजीटेट में देखना इजी ही आता है क्वेश्चंस, एकदम ज्यादा हेडिक नहीं आता, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि आप लोगों को क्वालिफाई करना है और आपसे अगर 50 क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा तो फिर फेल हो जाओगे तो कोई मतलब भी नहीं है ना। तो उन लोग ऐसे मतलब इजीली ही देते हैं सीजीटेट को, ठीक है। तो आप लोग एकदम ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, निकलेगा, सभी का निकलेगा, ठीक है। एवरेज जो बच्चे रहते हैं ना उनका भी निकल जाता है, ठीक, क्योंकि आपका 20-30 तो ऐसे ही तुक्का देने में ही निकल जाता है, तुक्का में ही सही हो जाता है, ठीक है। 20 तो होता ही है तुक्का में सही। अगर आपको तुक्का मारने आता भी है तो एक आध दिन बताऊंगी कैसे तुक्का मारना है, ठीक है। निम्नांकित में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है, भाई तुक्का मारने का मतलब है कि सबको तुक्का मारने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जितना बन रहा है उसको अच्छे से बनाओ, उसके बाद लास्ट में आप लोगों को क्या तुक्का मारना है, ठीक है। एक वीडियो बनाने पर, सही बात है, तुक्का मारने का टेक्निक ऐसे करके। चलिए, तो क्या आंसर लगा रहे हो? अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो बिल्कुल वो भाषा को क्या कर रहा है, सीख रहा है, ठीक। तो ए आंसर सबसे क्या हो जाएगा, एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है, निगेटिव। चलिए बताइए। हाँ, अच्छा, ठीक। बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, स्व आकलन, ये तीनों को हमने जस्ट देखे कि तीनों के माध्यम से बिल्कुल हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन करेंगे। लेकिन पेपर पेंसिल आकलन ये जो है बच्चे के मूल्यांकन का सही तरीका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप उनका ज्ञानात्मक पक्षों का ही क्या करते हो, मूल्यांकन करते हो। समझ पा रहे हो? पेपर पेंसिल में सिर्फ आप बच्चे ने कितना पढ़ा है, कितना एग्जाम में लिखा है, सिर्फ उनके ज्ञानात्मक पक्षों का ही आप क्या करते हो, मूल्यांकन करते हो। स्व मूल्यांकन में आप पूरा सामूहिक मूल्यांकन, ये सारी चीज आपके क्रियात्मक और भावात्मक सब मूल्यांकन के अंतर्गत क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। मतलब ये सभी पक्षों को क्या करता है, ये देखता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा स्तरों का सही क्रम है? चलिए बताइए। रूपिम, स्वनिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विन्यास। स्वनिम, रूपिम, अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास कि रूपिम, स्वनिम, अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास। चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें से। भाषा के कितने स्तर होते हैं? तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, भाषा जो है वो 4 स्तर होते हैं भाषा सीखने के, जिसमें एक बच्चा जब कुछ भी वर्डों को भी नहीं जानता तो सबसे पहले वो कहीं ना कहीं क्या करता है, ध्वनियों को क्या करता है, वो बोलना सीखता है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्या आंसर लगा रहे हो, सी, ठीक है। हाँ, बिल्कुल क्या हो जाएंगे, स्वनिम, रूपिम, अर्थ विन्यास और वाक्य विन्यास, ठीक है। ये सही है ना, क्योंकि देखिए कुछ बुक्स में आपको वाक्य विन्यास भी पहले दिखेंगे ना, सेमेटिक्स मतलब सिंटैक्स से पहले दिखेंगे, सेमेटिक्स आपको बाद में दिखते हैं। तो इसको सी को आप लोगों को देखना है, क्योंकि चलिए थोड़ा सा इसको बताती हूँ ये कैसे। पहले तो ध्वनि मतलब ही क्या होता है, स्वनिम। स्वनिम को ही हम क्या बोलते हैं, कल इसको मैं बताई थी, फोनिम्स भी बोला जाता है, ठीक है। फोनिम्स इंग्लिश का भी है। सबसे पहले बच्चा ध्वनि से सीखता है, जैसे आ हो गया, बा हो गया, टा। अब बताइए इसका कोई अलग से मीनिंग होता है क्या? मैं पूछूं, चलो बा का मतलब क्या होता है बताओ, तो बकरी के बा बस बताओगे आप लोग, तो इसका कुछ मतलब है क्या? नहीं है। वो तो बकरी का और री उसके पीछे लगा है, तब वो किसका बा का मीनिंग बना हुआ है, लेकिन बा अपने आप में कुछ मीनिंगफुल नहीं है। मतलब जो ध्वनि है, ये स्वनिम है, ये मीनिंगफुल नहीं होता। भाषा की सबसे छोटी इकाई यही होती है, ठीक है। क्या होती है ये? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, लेकिन ये कोई अर्थ नहीं देती। समझ पा रहे हो? ये कोई अर्थ नहीं देती, मतलब अर्थहीन इकाई है। अर्थहीन क्या है? ये इकाई है, याद रहेगा। दूसरा आपको जाना है कहाँ? फोनिम्स की तरह, ठीक है। फोनिम्स मतलब क्या? रूपिम, ग्राम भी बोला जाता है जिसको, रूपिम, ठीक है। रूपिम मतलब क्या होता है? मॉर्फिम, जिसमें ये क्या होता है, भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। अगर आपको पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आपको क्या लेना है? ध्वनि।
ध्वनि मतलब स्वनिम लेना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो, लेकिन अर्थपूर्ण सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो किसको लेना है, रूपिम को लेना है। ये सबसे छोटा होगा ना जी, इसी तो हमने मतलब पहले ध्वनि सीखा, फिर हमने छोटे छोटे शब्द बनाया, तब हमने पूरा वाक्य कंप्लीट किया, ठीक है। उसके बाद रूपिम हमने इसी से ही बनाया है। तो ये भाषा की अर्थपूर्ण, ये पूरा अर्थ देता है हमको। जैसे मैं मिला दी किसको, जैसे आ प्लस माँ बराबर क्या हो गया, आम। ये कुछ अर्थ दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल अर्थ दे रहा है। तो रूपिम क्या है, अर्थपूर्ण है। अब उसके बाद हम देखते हैं अर्थ विन्यास, ठीक है। अर्थ विन्यास मतलब क्या होता है, ठीक, कि आप कहीं ना कहीं क्या करते हो, सिंटैक्स होगा कि सिमेटिक से होगा, इसका मतलब सिमेटिक से होगा क्या कि सिंटैक्स होगा। हाँ, अर्थ की सबसे छोटी क्या हो जाती है, इकाई हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, सीमेटिक से होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका वाक्य विन्यास होगा, ठीक है, सिंटैक्स होगा, ठीक। अर्थ विन्यास मतलब क्या कि अगर आप क्या कर रहे हो, रूपिम से, ठीक है, वाक्य बना रहे हो, तो उस वाक्य का क्या होना चाहिए, अर्थ भी निकलना चाहिए। अर्थ निकलने का मतलब है कि वही वाली बात कि चाय को खाती है, चाय को खाती है, तो चाय को खाती है, ये कुछ अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाँ देख लो एक बार, ठीक है, कंफर्म कर लो इसको, हाँ देख लो ना, देख लो, चाय को खाती है, तो यहाँ पे देखो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है। चाय को हमेशा पिया जाता है ना कि खाया जाता है। तो पहले जब तक किसी वाक्य का अर्थ अच्छे से नहीं निकलेगा तब तक हम उस वाक्य के विन्यास की तरफ नहीं जा सकते। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले अर्थ विन्यास आएगा, फिर लास्ट में इसको प्रॉपर हम क्या करते हैं, जमाते हैं। मैं अगर ऐसे लिख दूं, खाती है चाय, ठीक है, मतलब पीती है चाय, ऐसे लिख सकती हूँ जैसे, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका फिर अर्थपूर्ण हो जाएगा, ठीक है, पीती है चाय। अब बताओ ये वाक्य आपको सही लग रहा है क्या, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब इधर उधर हो गया है, ठीक। तो हम हमेशा कभी वाक्य बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, चाय पीती है, ये प्रॉपर आपका क्या होगा, एक वाक्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर लास्ट में आपका वाक्य विन्यास आता है, ठीक है। इसको मैं क्लास में और एक बार बता चुकी हूँ कल। हाँ अच्छा, खाती है बंगाली में बोला जाता है, ठीक। चाय को खाते हैं क्या उन लोग, बंगाली लोग ऐसे बोलते हैं, हाँ अरे हाँ ठीक है पल्लवी जी, चलिए बोलते होंगे, ठीक। तो बिल्कुल ग्रंथपाल का नया बैच आप लोग देख लीजिएगा, ठीक, 1 जनवरी से बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है, चलिए बताइए। गहन पठन, बारीकी से पठन, विस्तृत पठन की सरसरी पठन। अगर हम पठन के प्रकार देखें तो कितने प्रकार हैं, 2 प्रकार याद रखना है, एक कौन सा, स्वस्वर और एक कौन सा, मौन पठन, ठीक, बस दोनों को याद रखना। लेकिन पठन के 4 प्रकार हम और देखते हैं, कौन कौन सा, एक इंग्लिश में भी देखते हैं हम और हिंदी में, दोनों में अलग अलग भी होता है ना। जैसे आप लोग इंग्लिश को मत देखिएगा, उसका हिंदी में अगर जैसे गहन दिया रहेगा, ठीक है, गहन पठन दिया रहेगा, तो आप ऐसा पठन करते हो एकदम गहन पठन, मतलब उसमें एकदम गहराइयों में आप क्या हो जाते हो, डूब जाते हो। गहन पठन को ही इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इंटेंसिव पठन, मतलब इंटेंसिव रीडिंग बोला जाता है, ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग इसको बोला जाता है, ठीक। जब आप किसी भी चीज को एकदम गहराई से क्या करते हो, पढ़ते हो, ठीक है भाई। उसके बाद बारीकी से पढ़ना, मतलब देखो गहन पठन और बारीकी से पढ़ने में अंतर क्या होता है। गहन पठन में आप किसी भी चीज को एकदम मकसद के लिए पढ़ते हो, ठीक, जैसे आप लोग अभी गहन पठन कर रहे हो शिक्षक भर्ती के लिए। बारीकी से पढ़ना मतलब आप किसी न किसी चीज को एकदम, मतलब एक एक चीज को, उसमें मात्रा क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इसके लिए आप पूरा एक एक चीज को पढ़ते हो। कहीं गलती, बारीकी से जो आप पठन करते हो उसमें आप गलतियों को भी प्रॉपर क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो मैं पठन कर रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, उसमें गलतियां कहाँ पे है, शब्दों में, अर्थों में, वाक्यों में, किस में गलतियां है, ठीक है। तो दोनों में मतलब लगभग एक ही होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है कि गहन पठन में आप क्या करते हो, इंसेंटिव रीडिंग, जिसको आप किसी भी मकसद के लिए आप क्या करते हो, पढ़ते हो, किसी उद्देश्य के लिए पढ़ते हो, गहन गहराई के साथ उसमें डूब करके पढ़ते हो। और बारीकी से पठन में किसी चीज को आप, जैसे गलती को आपको ढूंढना है तो एकदम गहन पठन करके आप क्या करते हो, उसको पढ़ते हो, ठीक है। विस्तृत पठन क्या होता है, हाँ
दोनों में अर्थ ही ग्रहण करोगे, और ठीक है, दोनों अर्थ ग्रहण करने का रहेगा। विस्तृत पठन को और क्या बोला जाता है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, विस्तृत पठन मतलब इसको और क्या बोला जाता है, एक्सटेंसिव भी बोला जाता है। एक्सटेंसिव मतलब आप कहीं ना कहीं इसमें क्या करते हो, अपने खुशी के लिए पढ़ते हो। विस्तृत पठन मतलब क्या होता है, अपने खुशी के लिए जब आप पढ़ते हो, ठीक, आपको जब बाह्य रूप से कुछ प्रेरणा मिलती है और अपनी खुशी के लिए आप पढ़ते हो, तो वो क्या होता है, विस्तृत पठन होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। सरसरी तौर पर सभी को पता है, जब आप क्या करते हो, स्किमिंग करते हो, क्या करते हो, स्किमिंग करते हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, आपका सरसरी तौर पर पढ़ना होता है। ठीक, मतलब किसी भी आप सार को या तो फिर उसमें जो भी मतलब किसी चीज को आपको ढूंढना है, तो वो क्या हो जाता है, आपका सरसरी तौर पर पढ़ना। और एक क्या होता है, स्कैनिंग होता है। स्कैनिंग में आप क्या करते हो, प्रॉपर उस चीज को पूरा स्कैन करते हो, मतलब कहीं ना कहीं स्कैनिंग जो है बारीकी से पढ़ने का ही क्या है, हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, बारीकी से पढ़ने को ही हम क्या बोलते हैं, स्कैनिंग करना बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इसी कारण इंग्लिश में ना बहुत ज्यादा ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हो, देखो चारों आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। ठीक, इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं ना चारों को। एक इंसेंटिव होता है जिसमें हम किसी चीज को गहराई के साथ पढ़ते हैं। एक क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है जिसको हम अपने खुशी के लिए पढ़ते हैं, विस्तृत पठन जिसको बोला जाता है। एक क्या होता है, स्कीमिंग होता है जिसमें किसी सार को या मुख्य पॉइंट को, मुख्य बिंदु को हम क्या करते हैं, उसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आपको किसी का नंबर निकालना है या और कुछ करना है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका मतलब कौन सा पठन होगा, स्कैमिंग होगा। सरसरी तौर पे आप पढ़ोगे, जैसे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज को भी आपको पढ़ना है, तब भी आप कैसे पढ़ोगे, सरसरी तौर पर पढ़ोगे। ठीक है, स्कीमिंग में आप कैसे पढ़ोगे, आपको किसी को मतलब अच्छा नंबर इसी में बोल दी क्या मैं, किसी का नंबर आपको निकालना है, तब आप कैसे करोगे, स्कैन करोगे। ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर, अगर कॉन्टेक्ट को बस आपको देखना है तब आप स्कीमिंग करते हो, लेकिन कॉन्टेक्ट के अंदर जाकर के अगर किसी दोस्त यार का आपको नंबर निकालना है, सर्च करना है, तो बिल्कुल आप क्या करते हो, स्कैनिंग करते हो। तो यही स्कैन करना ही क्या होता है, बारीकी से पढ़ना होता है। अब चारों में समझ में आया। ठीक, एक इंसेंटिव होगा, गहराई से पढ़ेंगे, एक सिर्फ स्कैन करेंगे इसको अपने किसको जानने के लिए, स्पेशल कुछ क्या रहेंगे, इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेशल इंफॉर्मेशन को इसमें आप क्या करते हो, जानने के लिए पढ़ोगे। ठीक है, किसमें, स्कैमिंग में। और स्कीमिंग में आप क्या करते हो, किसी सार को या मुख्य मतलब सिर्फ पॉइंट को ही पढ़ोगे, ऊपर ऊपर जी। जैसे न्यूज़पेपर में आज का ताजा खबर, धमाधम वर्षा हो गई, यहाँ पे ऐसे वाला पढ़ते हो, नहीं तो ये क्या पढ़ना होता है, स्कीमिंग करना होता है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ठीक है, सरसरी दृष्टि से किसी चीज को क्या करना, देखना। क्योंकि ऐसे देखते हो ना, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियां जो रहती है, आज की ताजा खबर की धरना प्रदर्शन कर रहे व्यक्तियों को अब नियुक्ति मिल चुकी है, तो उसी को बस पढ़ोगे, अंदर को पढ़ोगे क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। ठीक है, 4000 पोस्ट अब बिल्कुल नवंबर में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, उसी को देखोगे। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको मेन पॉइंट में आप लोग जाके पूरा क्या करोगे, स्कैमिंग करोगे। अच्छा नवंबर में कौन सा तारीख को आने वाला है, चलो भैया पढ़ लेते हैं, तो उसको आप लोग पढ़ोगे कि नहीं। ठीक, आपका काम का रहेगा, उसको पक्का आप लोग स्कैनिंग करोगे, लेकिन काम का नहीं रहेगा, उसको आप लोग क्या करोगे, स्कीमिंग करते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, इसको बताइए अब, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, फोन लगाने के लिए बिल्कुल आप क्या करोगे, स्कीमिंग करोगे, लेकिन नंबर को ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, स्कैनिंग करोगे। वर्षा जी बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, हाँ वीरेंद्र जी टेंशन मत लीजिए, ये कल का जो बचा हुआ है वही है। ठीक है, 76 से आहूं करके टेंशन नहीं लेना है। चलिए, कक्षा 8 की अंग्रेजी की शिक्षिका शिक्षार्थियों को एक लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में, जैसे सर्वनाम प्रत्येक वाक्य में बोला गया है। ठीक है, कहानी भी दिया है, कहानी में वाक्य है, तो वाक्यों को भी प्रत्येक वाक्य में वो सर्वनाम, वह, सर्वनाम में वह, तुम, आप, ये सब होते हैं ना, संज्ञा के बदले आने वाले, हम के बारे में वो चर्चा भी कर रही है। यह गतिविधि किस तरह के पठन के साथ सर्वाधिक, चलिए अब बताइए कौन से आंसर के साथ आप लोग जानना चाहोगे। ठीक है, एक पूरा कहानी है, कहानी के अंदर पूरा वाक्य है, जैसे ये इतना क्या है, एक पूरा वाक्य बन गया, लघु कहानी पढ़ने और प्रत्येक वाक्य में सर्वनाम, तो ये पूरा वाक्य बन गया, यहाँ तक पूरा एक वाक्य बन गया, यहाँ तक पूरा एक वाक्य बन गया। तो अलग अलग वाक्य, फिर वाक्यों के फिर से वो एकदम विस्तृत पढ़ने के लिए बोली। अब बताइए क्या आंसर लगा रहे हो, सी आ रहा है और बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, और हाँ चलिए बताइए।
हाँ डी बस नहीं आ रहा है, ठीक है। प्रूफ करना, हाँ क्योंकि वो तो होता ही नहीं है प्रूफ करना रीडिंग, ये क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बताइए, डिटेल रीडिंग कर रहे हैं मतलब विस्तृत पठन, इसको और क्या बोलते हैं हम, एक्सटेंसिव भी बोला जाता है ना, एक्सटेंसिव भी बोला जाता है, ठीक है। बारीकी से पठन में बोली ना, देखो विस्तृत पठन को कुछ में आप लोग एक्सटेंसिव भी देखोगे, विस्तृत पठन को आप मतलब अपने मजे के लिए पढ़ तो ऐसे भी रहेगा, लेकिन देखो इसमें डिटेल्ड रीडिंग, और डिटेल में क्या आता है जब आप किसी भी चीज को एकदम डिटेल से पढ़ते हो, लेकिन इसमें मत जाइएगा आप लोग, ठीक है, ये गलत है। इसको देखिए, विस्तृत को हम हमेशा एक्सटेंसिव देखते हैं अगर हम किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, इंग्लिश के पेडागोजी और हिंदी के पेडागोजी के अकॉर्डिंग चलते हैं। बारीकी से पढ़ना, बारीकी से पढ़ना को क्या बोलना है, स्कैन करते हो आप लोग तो क्या बोल देना है, इसको स्कैनिंग बोलना है, ठीक है। गहन पठन करना मतलब क्या, इंटेंसिव रीडिंग करना, ठीक है। और अब बताइए, ये तो नहीं होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव हो जाएगा। अब दोनों में किसको लोगे, दिमाग लगाना है। स्कैनिंग में क्या होता है, आप एक किसी मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको आप पकड़ोगे, मतलब स्पेशल इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, ढूंढते हो। और इसमें क्या करोगे, क्योंकि शिक्षिका क्या बोल रही है, सर्वनाम से संबंधित हर वाक्य में सर्वनाम रहेगा ना भाई, क्यों क्या, तो और उनको हर वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, तो वहां पे वो क्या करेगा, हर वाक्य को जहां पे वो कहाँ पे संज्ञा है, कहाँ पे सर्वनाम है, मैंने क्या बोला, अगर आप गहन पठन कर रहे हो तो बिल्कुल वहां पे आप एक एक चीज को सही और गलत का भी क्या लगा सकते हो, पता कर सकते हो, करके बताई थी, ठीक। तो बिल्कुल ये कौन सा पठन हो जाएगा, आपका गहन पठन हो जाएगा, ठीक है। हमने स्कैनिंग क्यों नहीं लिया इसको, क्योंकि स्कैनिंग में आपको खुद दिया रहेगा बड़े बड़े अक्षर में बारीकी से पढ़ने में, कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करोगे, ठीक है। यहाँ पे बारीकी से पढ़ने में मत जाइएगा, यहाँ पे स्कैनिंग में जाइएगा आप लोग, क्योंकि स्कैनिंग में खुद जहाँ पे स्पेशल इंफॉर्मेशन को पढ़ने की बात आती है वो क्या होती है, स्कैनिंग होती, इसी को बारीकी से पठन भी बोला जाता है। लेकिन जहाँ पे आप किसी चीज को एकदम क्या करते रहते हो, गहराई के साथ पढ़ते रहते हो, एक एक वाक्यों को आप जा करके पढ़ते रहते हो, वो क्या हो जाता है, आपका गहन पठन होता है, ठीक। कंफ्यूजन हो रहा है कि दोनों में, अभी भी नहीं हो रहा है ना। इसमें आप एक एक चीज को क्या कर लोगे, जान लोगे कौन सा गलत है कौन सा सही है, लेकिन इसमें सिर्फ आप क्या करोगे, खोजबीन करोगे, स्पेशल इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो, खोजते हो, ठीक है। हाँ, और बहुत सारे हैं, 90-100 क्वेश्चन है, ठीक है। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा की उसी तरह मतलब एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से। चलिए बताइए, अनुभव की बात आई है, अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यताएं सीखता है, वे किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है। अच्छा बताइए, भाषा के बारे में ऐसा कौन बोलता है कि बच्चों के मन में पहले विचार आता है तब वो कहीं ना कहीं भाषा सीखता है, ऐसे कौन बोलते हैं। और बच्चे पहले भाषा सीखते हैं, उसके बाद उनके मन में क्या आता है, बहुत सारे विचार आते हैं, थिंकिंग आती है, थॉट्स आती है, ऐसा कौन बोलते हैं, ठीक। तो बिल्कुल विचार से आप लोगों को पियाजे याद रखना है, ठीक है। पियाजे कैसे याद रखोगे, विचार में भी छोटी की मात्रा है और पियाजे में भी क्या है, छोटी की मात्रा है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है पहले भाषा विचार, ठीक। तो ऐसे करके आप लोगों को क्या रखना याद, इसमें भी मात्रा, इसमें भी मात्रा, विचार पहले आता है, उसके बाद बच्चों में हमेशा विचार पहले आता है, तब वो क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। ऐसा कहने वाले कौन थे, पियाजे थी से, हाँ हाँ पियाजे जी थे, ठीक है। उसके बाद लेकिन इन दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था, फिर ये बोलते थे नहीं, पहले बच्चे जो है वो भाषा सीखते हैं, उनके बाद उनके माइंड में क्या आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं। ऐसा बोलने वाले कौन थे, तो वाइगोस्की जी थे, ठीक है, ठीक। अब बताइए, अब यहाँ पे पियाजे का क्या था, पियाजे ने बच्चों को क्या कहा था कि वो भाषा कैसे सीखते हैं, तो बिल्कुल अपने परिवेश से या किससे, वातावरण से, अंतःक्रिया के माध्यम से, अंतःक्रिया करके भाषा को वो क्या करते हैं, सीखते हैं, पियाजे ने कहा था। चॉम्स्की ने क्या कहा था कि बच्चों में क्या जन्मजात भाषा सीखने की क्या पाई जाती है, जन्मजात भाषा सीखने की क्या पाई जाती है, योग्यता पाई जाती है, ठीक है, योग्यता पाई जाती है। ऐसा बोलने वाले कौन थे, तो बिल्कुल चॉम्स्की थे, ठीक है। वाइगोस्की ने क्या कहा था कि बच्चे हमेशा अपने सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से अंतःक्रिया करके क्या करते हैं, अंतःक्रिया करके भाषा को क्या करते हैं भाई, सीखते हैं। ऐसा किन्होंने कहा था, वाइगोस्की ने कहा था। बच्चे कौन, स्किनर, और स्किनर ने कहा था कि बच्चे हमेशा अनुकरण के माध्यम से भाषा को क्या करता है, सीखता है। अब बताइए कौन सा सही है इसमें से,
भाई अनुकरण मतलब क्या, अनुकरण कर रहे हो मतलब कहीं ना किसी चीज का आप लोग अनुभव कर रहे हो, दूसरे चीज का आप लोग अनुभव कर रहे हो, तभी तो आप लोग सीख रहे हो। ठीक, एक ऐसे आ जाएगा भाई यहाँ पे परिवेश के बारे में बात की गई है, ठीक है, तो परिवेश नहीं आएगा। जहां पे अगर वातावरण की बात आती तो कौन आ जाते, वहां पे पियाजे आ जाते। लेकिन अनुकरण बोला गया है तो कहीं ना कहीं आप किसी दूसरे का खुद आप क्या कर रहे हो, नकल कर रहे हो, नकल करके आप अनुभव के माध्यम से आप खुद क्या कर रहे हो, भाषा को सीख रहे हो। तो ये जो है वो किनका विचार था, किनका कथन था, तो बिल्कुल आपको याद रखना है स्किनर साहब जी को। ठीक, हाँ बिल्कुल सही है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। नियमों की यह व्यवस्था है, चलिए बताइए। ठीक, तो एक हम क्या देखते हैं, जैसे एक हमने क्या देखा था, अर्जन, एक हमने क्या देखा था, अधिगम। अर्जन क्या होता है, हम हमेशा भाषा को, जो अपनी मातृभाषा होती है उसको हम हमेशा कैसे करते हैं, अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा एक्वायर करते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो और अदर जो लैंग्वेज होती है जिसको हम पढ़ने के लिए ऑफिशियल जो लैंग्वेज होते हैं उसको हमेशा हम क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे, ठीक है। मातृभाषा को हमेशा हम अर्जन करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिवेश में और जो हमारे मम्मी पापा बोलेंगे उसी को तो हम लोग बोलेंगे। तो इसके लिए कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन हम सीखने संबंधी भाषा या अपने जो भी क्या है मतलब ऑफिशियली भाषा है, ठीक है, ऑफिशियली मतलब क्या लिख सकते हैं उसको हिंदी में, नहीं जी, ऑफिशियली मतलब यार कि हाँ बोल सकते हो, ठीक है। आधिकारिक वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, चलिए छोड़ो, हाँ ठीक है। मातृभाषा को आज आप हमेशा क्या करते हो, अर्जन करते हो। और आधिकारिक जो भाषा है या जो आपके क्या है ऑफिशियली लैंग्वेज होती है उसको आप हमेशा क्या करते हो, अधिगम करते हो, ठीक है। इसके लिए आपको ग्रामर की जरूरत पड़ती है क्या, ग्रामर या नियमों की जरूरत पड़ती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसमें नियमों की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे ही इसको एक्वायर कर लेते हो। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको नियमों की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको आप कैसे सीखते हो, स्वाभाविक तरीके से सीख जाते हो, स्वाभाविक। मैं बताई ना, इसमें कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या लगाने की जरूरत पड़ती है, आप इसको स्वाभाविक नहीं सीखते हो बल्कि इसमें आपको क्या लगाने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये कैसे होता है, हमेशा आपका अनौपचारिक होगा, अनौपचारिक होगा, ठीक। लेकिन ये कैसा होगा, आपका हमेशा औपचारिक होगा, ठीक है। आप हमेशा औपचारिक भाषा को ही क्या करते हो, अधिगम करते हो, ठीक है। हाँ ऑफिशियली बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम 83 क्वेश्चंस में डाउट है, एक बार एक्सपीरियंस कीजिए। हाँ ठीक है वर्षा जी, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ आया, ये कैसे होगा, हमेशा अनौपचारिक होगा, ये कैसा होगा, हमेशा औपचारिक होगा। इसको आप हमेशा किस में करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, ठीक है। आपके सब मतलब जो क्या रहते हैं अर्धचेतन, या आपके अर्धचेतन काम आते हैं इसमें, ठीक। लेकिन इसको आप हमेशा चेतन मन से क्या करते हो, सीखते हो, ठीक है। तो दोनों में इतना आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात की गई है, नियमों की बात की गई है, ठीक है। सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है जो बोलने वालों को शब्दों को जोड़ने और अर्थ प्रेषित करने में मदद करती है। तो नियमों की व्यवस्था मतलब क्या, वाक्य संरचना, व्याकरण है, संकेत है कि अर्थ है, चलिए बताइए क्या होगा। अगर मैं बोलूँ आपको कि अधिगम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, नियमों को पहले जानना पड़ता है। कहीं ना कहीं नियमों को आप पढ़ोगे तभी आप भाषा के बारे में, जैसे आपको इंग्लिश भी पढ़ना होता है तो कितने सारे ग्रामर पढ़ते हो, टेंस वेंस, तभी कहीं जाके आप इंग्लिश सीखते हो। हिंदी के लिए भी आप बहुत सारे पूरा ग्रामर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते, व्याकरण पढ़ते हो कि, तो नियम होते, मतलब नियम मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं आपके व्याकरण से ये क्या है, संबंधित है, ठीक है भाई। हाँ चलिए थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देती हूँ आप लोगों का। चलिए इसमें आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए अनुभव के बारे में बात
पियाजे जी नहीं करते हैं। अनुभव मीन्स होता है अनुकरण करना ही होता है। तो ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने इसी कारण तो तीनों को आप लोगों को पहले से बताया ना कि पियाजे परिवेश के बारे में बात करते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, अपने परिवेश और अंतः मतलब वातावरण से अंतः क्रिया करके वो क्या करते हैं, सीखते हैं, ऐसे बोले जाते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, चौमस्की जन्मजात भाषा सीखने की योग्यता इनमें पाई जाती है। सीटेट के क्वेश्चंस है, ठीक है, बताती हूँ इसका आंसर। स्किनर ही लिए थे उन लोग। वाइगोस्की सामाजिक सांस्कृतिक बोलते हैं, लेकिन स्किनर यहाँ पे क्या दिया गया है, अनुभव। तो कहीं ना कहीं अनुभव मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज को अनुभव के माध्यम से या अपने सामने वाले के जो भी मतलब बोल रहे हैं उससे हम उनको अनुकरण करके सीख रहे हैं, तो उसी को कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बोला है, अनुभव बोला है। और ये सीटेट का क्वेश्चन है और सीटेट में इसका आंसर जो है वो उन्होंने भी क्या लिया था, तो स्किनर ही लिए थे, ठीक है। हाँ, पहले तो मैं भी ऐसे सोचती थी कि शायद पियाजे हो सकते हैं, क्योंकि पियाजे भी बोलते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, हमेशा परिवेश से अंतःक्रिया करके अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। वैसे कथन उनका भी था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा अलग क्या निकाला था, मीनिंग निकाला था कि अनुभव मीन्स उन्होंने अनुकरण बोल दिया था। अनुकरण बोलने वाले कौन थे, तो चौमस्की थे। समझ पा रही हूँ मैं आपके जो डाउट्स है उनको, ठीक है, क्योंकि ये जो आपके साथ अभी जो हुआ है वो मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। हाँ, अब समझ में आप लोगों को, वीरेंद्र जी, वर्षा जी, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े फिर। तो आप लोगों को अनुभव मीन्स क्या ले लेना है, वहां पे अनुकरण लेना है, देन किसको, पियाजे को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, बताएंगे। क्या ये कार्यालयीन भाषा है, सह कार्यालयीन भाषा है, जुड़ाव या लिंक भाषा है कि राष्ट्रीय भाषा है। तो राष्ट्रीय भाषा तो ये होगा ही नहीं कि जब तक हम जीवित है, ठीक है, और मरने के बाद भी ये नहीं होगा जब तक हमारे देश में क्या है, बहुत सारे बहुभाषी लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। चलिए, कभी भी क्लास बंद हो जाएगा वैसे लग रहा है मुझे, गोल गोल घूम रहा है। हाँ, चलिए जल्दी आंसर करिए आप लोग क्लास बंद होने से पहले। ये ना आजकल पूरा नेटवर्क इशू हो रहा है, ठीक, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग बनवा रहे हैं अभी, ठीक है। कुछ अभी नेटवर्क इशू के कारण है, उस दिन का क्लास भी ऐसे बंद हो गया था, उस दिन मैराथन सैटरडे को भी ठीक से आप लोगों का नहीं चला। कट गया देखो। हाँ ठीक है, हाँ वो थोड़ा सा बचा है, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, छोड़ो फिर उन लोगों को, ऑनलाइन वालों को, ठीक। भारतीय संविधान में कितने भाषा की स्थिति है, ठीक, मतलब हिंदी भाषा क्या है, तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है जो हिंदी भाषा है वो क्या है, कार्यालयी भाषा है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान के जो 343 क्या है, आर्टिकल्स है, मतलब आर्टिकल्स 343 के अंतर्गत, मतलब 343 ए में, ठीक है। आर्टिकल आप लोग 343 से लेकर के 351 तक किसमें देखोगे, भाषा संबंधी जितने भी प्रावधान हैं उसको आप लोग देखते हो, ठीक है। तो 343 ए में किसको जोड़ा गया है कि हिंदी हमारी क्या होगी, राजभाषा होगी। राजभाषा बोलने का मतलब है कि हमारे कामकाज की भाषा, कामकाज की भाषा मतलब हमारी क्या होगी, ये कार्यालयीन भाषा होगी। तो बिल्कुल हिंदी को कार्यालयीन भाषा का इन्होंने दर्जा दिया, ठीक है। उसी प्रकार सह कार्यालयीन भाषा के रूप में उन्होंने अंग्रेजी को क्या किया, चुना। तो अंग्रेजी आपकी कौन सी भाषा के रूप में आपको लेना है, ये आता है ना, क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। जो क्या है आपके NEP है 2020, ये भी बोलते हैं कि जो हिंदी है वो क्या है, एक हमारी राजभाषा है। आर्टिकल 343 में इसको दर्जा दे दिया गया है, ये हमारी कार्यालयीन भाषा है। और सह कार्यालयीन भाषा के रूप में हम किसको उपयोग करेंगे, अंग्रेजी को करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये हिंदी का क्या है, एक सह कार्यालयीन भाषा है। हिंदी के साथ इसको भी हम कहीं ना कहीं अपने कार्यालयीन कामों में क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आप लोग देख लेना, कोर्ट वोट में पूरा अंग्रेजी भाषा का ही पूरा यूज किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक। एक एक्ट आया था, कौन सा एक्ट था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, ठीक है, जिसके तहत जो क्या है हिंदी भाषा है उसको मतलब राजभाषा की दर्जा दिया गया, ठीक है, जिसको OLA भी बोला जाता है, ओला बोला जाता है। इसको आप लोग बताइएगा ये आया कब था, जो ये एक्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ये आया कब था, ठीक है।
19 में ही आया था, लेकिन कब आया था इसको आप लोग ढूंढ के रखिएगा, ये आया था कब था उसको। और यही जो एक्ट है इसी के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि जो हिंदी है वो कार्यालयीन भाषा है और जो अंग्रेजी है वो मतलब जो सहकार्यालयीन भाषा है, इसके रूप में इन्होंने क्या किए थे उसको, हाँ बिल्कुल दिए थे। ठीक है भाई, चलिए हाँ पूरा बंद हो गया है क्लास। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा 5 का विद्यार्थी अरुण पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह ध्वनि, शब्दों और उनके बाद समग्र विचार बिंदुओं पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। श्रवण के इस उपागम को आप क्या बोलोगे, चलिए बताइए। टॉप डाउन मॉडल, मिश्रित मॉडल, गुणात्मक उपागम, बॉटम अप उपागम, चलिए बताइए। इंग्लिश में भी बार बार आता है, ठीक है, बता चुकी हूँ आप लोगों को कि जब हम बच्चों को पहले क्या सिखाते हैं, ध्वनि, ठीक, सबसे पहले हम ध्वनि सिखा दिए, जैसे आ हो गया, बा हो गया, ध्वनि से हमने क्या बनाना स्टार्ट कर दिया, उनको शब्द बनाना स्टार्ट कर दिया, कल, जल, ठीक। उसके बाद कहीं ना कहीं वाक्य बनाना स्टार्ट किया, उसके बाद हमने पूरा एक क्या कहानी लिख दिया, ठीक। तो बच्चों को एक छोटे से मतलब अक्षर से, ध्वनि से लेकर के पूरा कहानी तक हम कहाँ ऊपर जा रहे, तो ये क्या हो जाता है आपका, मतलब ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऊपर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और यही बच्चों को सिखाने का हमारा मेन एक रूल्स होता है, नियम होता है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बॉटम अप उपागम होता है, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच जिसको बोल सकते हो। लेकिन बच्चों को हम पहले ही कहानी सुना दिए, कहानी को फिर मैंने किस में बांट दिया, छोटे छोटे वाक्यों में बांट दिया, वाक्यों में बांटने के बाद उसको मैंने शब्दों में बांट दिया और शब्दों के बाद मैं उसको अलग अलग ध्वनि में भी क्या कर रही हूँ, बांट दे रही हूँ। तो वो क्या कहलाता है आपका टॉप डाउन, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका टॉप डाउन जो है वो मॉडल कहलाता है। अब बताइए इसको पढ़िए और ये दोनों में से कौन सा हो सकता है, क्योंकि मिश्रित विश्रित तो हमने देखा ही नहीं है, गुणात्मक भी नहीं होगा ये। कक्षा 5 का विद्यार्थी, ध्यान से यही पे छुपा है आपका जो आंसर है वो, ठीक है। पेड़ों के बारे में एक अनुच्छेद सुनता है और वह सबसे पहले क्या दिया है, ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द और उसके बाद समग्र बिंदुओं पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। पहले ध्वनि, फिर शब्द, शब्द के बाद समग्र बिंदु, मतलब पूरा कहानी और वाक्य पर वो ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो कौन सा ये अप्रोच होगा, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये बॉटम अप, मतलब नीचे से कहीं ना कहीं वो पहले ध्वनि को, फिर शब्दों को, फिर वाक्यों को, फिर पूरा कहानी को, पूरा सार को समग्र रूप से वो समझने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसको वहाँ पे अच्छे से आप लोग पढ़ने की कोशिश किया करो, है ना। जैसे लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे दिया रहता कि उसको एक कहानी दे दिया, कहानी को वाक्यों में तोड़ रहा है, फिर वो शब्दों में, तब वो क्या हो जाता, टॉप डाउन हो जाता, ठीक है। लेकिन पहले ध्वनि दिया है, फिर शब्द दिया है, फिर समग्र विचार कर रहा है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएंगे आपके बॉटम अप उपागम हो जाएंगे। निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, ये एक बार सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, शायद सीजीटेट में भी आया था। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, और इसमें से कौन सा सही है बोला गया है, चलिए बताइए। तो देखिए प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है, क्या ये सही है, हाँ, अच्छा, छत्तीसगढ़ी भी भाषा है, ठीक है, मतलब एक भाषा है, बोली है, जो भी है, ठीक है, उसकी लिपि है। मराठी को भी हमने कहीं ना कहीं भाषा कहा, लेकिन इसकी लिपि है क्या, मराठी की हिंदी में लिखते हैं क्या इसको, आप लोग देखना, कुछ ऐसे भाषा है जिसकी लिपि नहीं है और उसकी लिपि को हम हिंदी में भी क्या कर देते हैं, लिख देते हैं उसके रूप में। तो कुछ हर एकदम जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज की क्या होगी, एक लिपि होगी करके, क्योंकि कुछ कुछ लैंग्वेज ऐसे भी होती है जो खुद धीरे धीरे मतलब ऐसे जन्म ले लेती है कहीं से, है ना, ऐसे जैसे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में उन लोग दोनों छत्तीसगढ़ी और उड़ीसा वाला लैंग्वेज को मिक्स करके उन लोग लैंग्वेज बना देंगे, ऐसे होता ही नहीं। तो ऐसे में कहाँ से लिपि उन लोग यूज करेंगे, तो कुछ लिपि ऐसी होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, बिल्कुल गलत। भाषा के लिए व्याकरण, अगर उसके लिए लिपि अनिवार्य नहीं है तो व्याकरण भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए। भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि भाषा व्यवस्थाओं की क्या है, एक व्यवस्था है। तो ये जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। ये हमेशा लगता है ऐसा है कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती करके, हम पढ़ते भी हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है करके, लेकिन जब इसको ऐसे समग्र रूप से जब देखा जाता है ना, तो कुछ भाषाएं भी ऐसी होती है जिसका लिपि नहीं होता, वो दूसरे मतलब जो भाषा है उनकी लिपि को अपने लिपि बना लेते हैं उन लोग, ठीक है। और यहाँ पे
हर भाषा के लिए व्याकरण जरूरी नहीं होता। जैसे हम छत्तीसगढ़ को, हालांकि हमने भाषा का दर्जा नहीं दिया छत्तीसगढ़ी को, लेकिन उसमें हम व्याकरण है क्या? नहीं है। ऐसे ही हम लोग उसको सीखते हैं कि नहीं, क्योंकि बोली आप लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बोली भाषा बोलते हैं वहां पे व्याकरण उन लोग नहीं बोलते। ऐसे ही वो जो भाषा है वो उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसी कारण इसको दोनों को हमने क्या ले लिया है? गलत ले लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यवस्थाओं की क्या है? ये व्यवस्था है, एक व्यवस्था के साथ क्या होती है? हमेशा चलती है। हमारे शरीर की भाव, भंगिमा, हाव भाव और देखने का तरीका के उदाहरण है, ठीक है। संकेत है, अशाब्दिक व्यवहार है, शाब्दिक व्यवहार है, कंप्यूटर मध्यस्थ संप्रेषण है। ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक। अब देखिए, संकेत मतलब क्या होता है? मुझे जैसे पानी चाहिए, मुझे बोलना नहीं आता, अब मैं क्या करूंगी? बिल्कुल वहां पे आपको ऐसे ऐसे करके इशारा करूंगी ताकि आप मुझे पानी लेकर के दो। तो संकेत के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं प्यासी हूँ, ठीक है। अशाब्दिक व्यवहार में क्या होता है? बिल्कुल आपके हाव भाव एकदम ऐसे लगेंगे कि आप चीजों को बोलना चाह रहे हो, और उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? एकदम एक्सप्रेशन ऐसे दोगे कि बिल्कुल सामने वाले आपके हाव भाव को क्या कर लेंगे? समझ जाएंगे। जैसे मैं किसी चीज के लिए एकदम स्माइल दे दी तो आप लोग देख के मुझे समझ जाओगे कि मैम एकदम खुश है आज, ठीक है। एकदम गुस्सा क्लास में आई तो भी आप लोग समझ जाओगे कि किसी चीज से मैम गुस्सा होगी। तो कहीं ना कहीं आपने मेरे विचारों को समझा। कैसे? मैंने मतलब नहीं बोलते हुए भी शब्दों में भी मैंने बहुत सारे शब्द आपको बोल दिए, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे बोलने की कोशिश किया जा रहा है कि भाव भंगिमा, हाव भाव और देखने का तरीका के उदाहरण है। अगर आपको कोई भी चीज अपने संकेतों के माध्यम से कोई समझाने की कोशिश कर रहा है तो वो तो संकेत ही तो होता है, लेकिन आप बिना शब्दों के बहुत सारी चीजें बोल जाते हो। जैसे होती है ना कि मैं देखा हूँ उसके आंखों में बहुत सारी चीज बिना शब्दों के वो बोल दी, ऐसे वाला बात, तो वो क्या होता है? आपका अशाब्दिक व्यवहार होता है, ठीक है, ना कि वो संकेत होता है। संकेत में प्रॉपर आपका ये हाथ पैर ये चारों पूरा चलता है, लेकिन हाव भाव में मतलब जो भाव है आपके, ठीक है, देखने का तरीका का उदाहरण है, उसमें सिर्फ आपके जो फेस है उसके जो लैंग्वेज है वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो समझ पाए दोनों को? तो यहाँ पे संकेत में पूरा हाथ पैर को ये वो ऐसे करके आप संकेत देते हो, ठीक। लेकिन इसमें सिर्फ आप चेहरा का एक्सप्रेशन दोगे, अपने भाव को दोगे। हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, चिल्ला रहे हो, किसी प्रकार गुस्सा भी हो रहे हो तो ऐसे करके करोगे नहीं, तो वो क्या है? एक प्रकार का आपका बिना बोले हुए आपके शब्द बहुत सारे जो आप लोग बोल दिए, ठीक। जैसे आप लोग बात करते हो तो कभी कभी ऐसे कोई देख देते होंगे गुस्सा से, बिना बोले तो आप लोग समझ जाते हो ना कि गुस्सा हो गया है तो हमको चुप रहना चाहिए करके। तो बिना बोले वो बहुत सारे शब्दों में भी क्या कर देते हैं? अपने शब्दों को बोल देते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? अशाब्दिक व्यवहार बोला जाता है, ठीक है। शाब्दिक में तो जो मैं आपको बोल पा रही हूँ वही है, अभी जो मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, तो ये हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है। एक बालिका जब विद्यालय में प्रवेश लेती है, उसके पास अपनी मातृभाषा है, साथ ही समाज में बोली जाने वाली भाषा है जो उनकी मातृभाषा से भिन्न है। विद्यालय में माध्यम की एक अलग भाषा है, उनके भाषा अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोला गया है। चलिए बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है ना, लग रहा है एकदम डरावना, लेकिन एकदम इजी है। चलिए बताइए, नहीं है बोला गया है, निगेटिव ढूंढना है। दो निगेटिव हो सकता है इसमें, अच्छा एक ही होगा ना, क्योंकि ए सही नहीं है, बी सही नहीं है, ऐसे बोला गया। चारों में से कौन सा सही नहीं है देखते हैं। उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिगम दूसरी भाषाओं के ज्ञान के रहते सफल रहेगा। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा उसके विद्यालय भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं का अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है कि यदि उसे अवसर दिया जाए तो वह सभी भाषाएं सीख सकती है। बिल्कुल सही है, अगर हम उसे अवसर देते हैं तो सभी भाषाओं को सीख सकती है। आप लोग भी 2-3 से बहुभाषा हो सकते हो, है ना, बहुभाषी। वह नई भाषा सीखने के लिए दूसरी दो भाषाओं को अपना भाषिक ज्ञान इस्तेमाल कर सकती है, ये भी बिल्कुल सही हो सकता है। उसकी मातृभाषा और दूसरी भाषा जो हमारी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज है और जो हमारी दूसरी भाषा हिंदी या तो अंग्रेजी है, ठीक है, उसके विद्यालयीन भाषा अधिगम में व्यवधान डालेगी। डालती है क्या? नहीं डालती, क्योंकि हम बहुभाषी को क्या माने हैं? संसाधन के रूप में यूज करते हैं। तो यही जो है आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है और यही गलत हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। उसके विद्यालय में उसका भाषा अधिग्रहण दूसरी भाषा के ज्ञान में सफल होता है, ये भी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे बी सही नहीं है, ठीक। एक भारत श्रेष्ठ भारत, चलिए बताइए क्या है ये? एक भारत श्रेष्ठ भारत एक कार्यक्रम था। ये कार्यक्रम किससे रिलेटेड है आप लोगों को बताना है। विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति को समुन्नत करने का भारत सरकार का फ्लैशिंग कार्यक्रम है। पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण को समुन्नत करने की भारत सरकार की रेल योजना है, ठीक। तो
तो हम रेल योजना के बारे में पढ़ रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। विद्यालय में सभी विद्यालयों में एकता को समुन्नत करने का कार्यक्रम है कि विद्यालय शिक्षा द्वारा भाषा की प्राकृतिक सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास का अन्वेषण है। चलिए बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है। एक क्या चलाया गया था, एक एक्ट मतलब योजना चलाया गया था जो कि जो भारतीय भाषा है, ठीक है, विद्यार्थियों में जो भारतीय भाषा है और जो संस्कृति है उनको समुन्नत करने का भारत सरकार का एक क्या था, कार्यक्रम था कि कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो अदर भाषा है उसको भी अपने भाषा के रूप में, जैसे अपने भाषा को मानते हैं वैसे ही अदर भाषा को वो क्या करे, रेस्पेक्ट करे, अपनाए। मतलब हर भाषा को यहाँ पे क्या देने की मतलब एक बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म देने की या तो फिर उनको सम्मान देने की क्या बात कही जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा दूसरी के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, ठीक है, यह मेरे कान हैं। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग करके सिखा रही है, ठीक है। जब मैं स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए तो बच्चों को ऐसे ही करके सिखाती थी। थोड़ा सा भी कविता मिलता था ना, खड़ा कर, चलो खड़ा हो जाओ और नाचो, तो मस्त ऐसे एक्टिविटीज करके चले सिखाती थी कि यह मेरे नाक है, यह मेरे कान है। भाई उसमें क्या हो रहा है, दो चीज हो रहा है। एक तो वो अपने फिजिकल जितनी भी चीजें हैं, कान है, नाक है, ये सारी चीजों को जान रहा है, भाषा का विकास हो रहा है उसमें, प्लस उसमें फिजिकल भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब नाचने गाने वाले, प्लस उनको मजा भी आ रहा है, मनोरंजन भी हो रहा है कि नहीं उनका, ठीक, मनोरंजन में वो सीख भी रहा है, रुचि भी ले रहा है। तो सोचो बहुत सारी चीजें होती है। अब बताइए चारों में से क्या आएगा, ए, ठीक है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया मतलब फिजिकल रिस्पॉन्स वो क्या कर रही है बच्चों के साथ, बिल्कुल कर रही है। तो बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप बच्चों को एक्टिविटीज करवाते हो, पूरे हर चीज को फिजिकली एक्टिविटीज करवाते हो, वो आपका क्या होता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आप लोग बोलते हो ना इंग्लिश में, यही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है बोला गया है। बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती है कि भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। अब बताइए छत्तीसगढ़ी कोई भी बच्चा अगर सीख रहा है तो नियमों को पूरा पढ़ लेता है उसके बाद सीखता है क्या, वो नहीं सीखता, नहीं बोल रहा है ना, तो यही तो होगा ना जी। भाषा नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है, बोल रहा है बिल्कुल भी नहीं। भाषा क्या होता है, स्वयं हम अर्जन कर सकते, कोई जरूरी नहीं कि एकदम नियमों को ही हम सीखे। लेकिन अगर हम क्या करें, किसी भी चीज को लर्निंग करें तब तो उनको नियमों को हमको सीखना पड़ता है। लेकिन अगर अधिग्रहण कर रहे हैं तो यहाँ पे नियमों की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। भाषा अर्थपूर्ण संदर्भों में सीखी जाती, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे गलत है ना, मतलब इसके आंसर होंगे प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, बिल्कुल गलत होगा। प्रथम भाषा हमेशा द्वितीय भाषा के लिए संसाधन का काम करती है, न कि व्यवधान डालती है। बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीखते हैं, बिल्कुल सही है, बहुभाषी बच्चे हो सकते हैं। हम भी तो कहीं ना कहीं हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों, और हो सके तो टूटी फूटी अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, ठीक है। माय नेम इज योर नेम, सॉरी एक शब्द क्या आंसर हो सकता, चलिए सॉरी, व्हाट इज योर नेम यार हो जाता है, ठीक है। चलिए क्या इसका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, बी और डी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। हाँ, अच्छा लगता है जब आप लोग हंसते हो तो। चलिए, भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है, बताइए। मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति, चलिए भाषा अर्जन मैं बता चुकी आप लोगों को, ठीक है। स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बोला गया है कि भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बल देने वाली बात हो रही है, ठीक। निरर्थक मतलब निरर्थक हस्तक्षेप हो रहा है, बोल रहा है। भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ये बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि कहीं ना कहीं जो भाषा अर्जन है वो क्या होती है, एक स्वाभाविक मतलब क्रिया होती है, नेचुरल क्रिया होती है, प्राकृतिक होती है, जो ऐसे ही हो जाती है। इसके लिए हमको कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, शिक्षण सामग्री रहेगा तभी तो हम बच्चों को अच्छे से और पढ़ा पाएंगे, रुचिपूर्ण अनुभव के माध्यम से। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बी हो जाएगा। एक बालिका ने अभी हाल ही में बुनियादी चरण में प्रवेश लिया। बुनियादी चरण का एज कितना से कितना है,
3 से लेकर के 8 तक भाई, क्योंकि 5 वर्ष का हमने बुनियाद मतलब 5 साल का क्या दिया है हमने, बुनियादी दिया है कि नहीं दिया है NEP में, ठीक है। 5 है, 3 है, 3 है और 4 है, जिसमें 5 साल हमारा क्या रहेगा, फाउंडेशनल स्टेज रहेगा, ठीक है। वह दीवारों और फर्श पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार्य प्रतिरूप नहीं है, ठीक। सेम मेरी भतीजी कल दीवार में ऐसे ऐसे पूरा स्केच पेन को पकड़ ली थी और पूरा खींच रही थी, ठीक है। 2.5 साल की है वो अभी, मतलब बुनियादी चरण वो करने वाली है, मतलब मार्च में बर्थडे आने वाला है उसका, हो जाएगा, ठीक। मतलब 3 साल हो जाएगी उसको, तो वो क्या है कहीं ना कहीं बुनियादी चरण में आने वाली है, तो यही काम कर रही है वो भी। तो जिनका कोई आकार्य प्रतिरूप नहीं है, यही सब आड़ी टेढ़ी लाइन। बच्चों के भाषा विकास के इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा, बताइए। स्टार्टिंग में मैंने बताया था क्या हो सकता है, इसको क्या बोल सकते हैं, आरंभिक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता, संज्ञानात्मक विकास का भाव, संज्ञाबोध का विकास। मतलब क्या कर रही है वो, कहीं न कहीं वो भी मुझे भी पढ़ना है करके पेन कॉपी चला रही है, और बिल्कुल ये आरंभिक साक्षरता के किस में है, एज में है, ठीक। और बिल्कुल ये क्या है, फाउंडेशनल एज है, जिसको हमने 5 साल क्या किए हैं, ऐसे बच्चों को दिए हैं, ठीक। चलिए, तो आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए, ठीक। आया समझ में। तो ये आपके थे हिंदी के पेडागोजिस्ट। तो बिल्कुल आप लोग एक बार ये वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि कल का ही छूटा हुआ क्या था, क्वेश्चन था। और बिल्कुल अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए आए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ सभी को गुड नाइट।